सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन ने सीमित आत्मा शक्ति के बावजूद स्पिन फॉर्जिंग और अपने रक्त वंश की शक्ति से पहली बार सफलतापूर्वक जेड सिल्वर मिश्र धातु गढ़ी। 91% सामंजस्य दर के साथ आत्मायुक्त 1000 परिष्करण हासिल कर उसने अपनी उम्र से कहीं आगे की लोहार कला साबित कर दी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मू चेन ने तांग वुलिन के हाथों में पकड़े जेड सिल्वर पर एक नजर डाली, फिर अपना ध्यान अपने शिष्य की ओर मोड़ लिया। बिल्कुल, तुम इसे ले सकते हो, उसने कहा। ये जेड सिल्वर प्रथम श्रेणी का 1000 रिफाइंड धातु था। सामान्यतः किसी धातु की श्रेणी पहली फोर्जिंग के बाद तय हो जाती है, लेकिन मिश्र धातु में अलग होती है। यदि फोर्ज की गई मिश्र धातु में अब भी जीवन शेष हो तो उसे दूसरी या तीसरी बार भी फिर से फोर्ज किया जा सकता है। मिश्र धातु की श्रेणी जितनी ऊंची होगी ये उतनी ही बार संभव होता है। दूसरी फोर्जिंग तक पहुंचते पहुंचते अधिकांश लोहार धातु के सार को समझने लगते हैं और उसकी वास्तविक क्षमता को बाहर निकाल पाते हैं। अधिकांश स्पिरिट रिफाइन की गई धातुओं की तुलना में तांग वुलिन के हाथों में मौजूद ये जेड सिल्वर कहीं अधिक मूल्यवान था। मू चेन की दृष्टि शून्य में टिक गई। वो असमंजस में था, ये नहीं समझ पा रहा था कि अपने शिष्य को आगे कैसे मार्गदर्शन दे। तांग वुलिन की सफलता ने फेंग वू यू की शिक्षण पद्धति की वैधता सिद्ध कर दी थी। केवल कुछ ही दिनों के व्याख्यानों के बाद वो फ्यूज फोर्जिंग करने में सक्षम हो गया था। उसका अगला कदम अपनी तकनीक को निखारना और अधिक मिश्र धातुओं को फोर्ज करने का अभ्यास करना था। स्पिरिट रिफाइनिंग स्वाभाविक रूप से इसके बाद आएगी, और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही थीं, उसे छठे दर्जे का लोहार बनने में 3 साल से अधिक समय नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, तांग वुलिन ने अपनी कमी वाली आत्मशक्ति को अपने ब्लड एसेंस सोल रिंग से पूरा कर लिया था, और अपनी शक्तिशाली ड्रैकोनिक रक्तरेखा के साथ वो अन्य लोहारों से अधिक शक्तिशाली था। यही तो प्रतिभा कहलाती है। वो सचमुच श्रेक एकेडमी का ही था, इसमें कोई संदेह नहीं। केवल यहीं उसकी राक्षसी प्रतिभा एक अद्भुत पुष्प की तरह खिल सकती थी। ये लो, मू चेन ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक किताब निकाली और उसे आगे बढ़ाया। तांग वुलिन ने किताब थाम ली। उसने उसे ध्यान से देखा और पाया कि उस पर कोई शीर्षक नहीं था। इस नोटबुक में स्पिरिट रिफाइनिंग और मिश्र धातु फोर्जिंग के बारे में वो सब कुछ है जो मैं जानता हूँ। मैं इसे तुम्हें तब देने वाला था जब तुम स्पिरिट रिफाइनिंग से अधिक परिचित हो जाओगे, लेकिन लगता है तुम इसके लिए तैयार हो। ईमानदारी से कहूँ तो तुम मेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक स्तर के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, सिवाय इसके कि यदि तुम कभी गलत राह पर जाओ तो तुम्हें चेतावनी दे सकूं। कभी मत भूलना कि एक लोहार के रूप में आगे बढ़ने में तुम्हारी अनुभूति और परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण है। समय मिलने पर इस नोटबुक को देखना। हर लोहार की अपनी फोर्जिंग स्टाइल होती है, इसलिए इसे फेंग वू यू की स्टाइल और अपनी स्टाइल से मिलाकर समझना। इसे सुरक्षित रखना और खोने मत देना। मैंने इसमें अपने कुछ गुप्त मिश्र धातु सूत्र भी लिखे हैं। इसे किसी और को पढ़ने नहीं देना, समझे? समझ गया। तांग वुलिन ने नोटबुक को ऐसे निहारा जैसे वो कोई अमूल्य खजाना हो। इसके पन्नों में एक 8वें दर्जे के सेंट ब्लैकस्मिथ का स्पिरिट रिफाइनिंग और मिश्र धातु फोर्जिंग से संबंधित संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ था। ऊपर से गुप्त सूत्र भी। किसी भी दृष्टि से ये अनमोल था। मू चेन ने तांग वुलिन को नोटबुक को इतनी कोमलता से संभालते देख स्नेहपूर्वक मुस्कुराया। फिलहाल मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ। मुझे पता है कि श्रेक एकेडमी में तुम कई कामों में व्यस्त रहते हो, इसलिए भविष्य में तुम्हें बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। महीने में बस एक बार आना। फेंग वू यू की शिक्षाएं मेरी से कम नहीं होंगी। किताब की सामग्री का अध्ययन करो, लोहार कला की अपनी समझ को गहरा करो और अपना स्वयं का मार्ग खोजो। स्पिरिट रिफाइनिंग को अपनी शक्ति एकत्र करने के समान समझो, और सोल रिफाइनिंग को उड़ान भरने जैसा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम सेंट ब्लैकस्मिथ बनने की जल्दी करो। स्पिरिट रिफाइनिंग के चरण में मजबूत आधार बनाओ, ठीक उसी तरह जैसे तुमने 1000 रिफाइनिंग में किया था। तब जब समय आएगा तुम सोल रिफाइनिंग का अर्थ तुरंत समझ जाओगे। तुम्हारी नींव जितनी मजबूत होगी, डिवाइन ब्लैकस्मिथ बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक चमक के साथ मू चेन के हाथ में एक और वस्तु प्रकट हो गई। ये लो, ये तुम्हारा नया ब्लैकस्मिथ बैज है। उसके होठों पर संतोष भरी मुस्कान उभर आई। तांग वुलिन के वर्तमान बैज की तुलना में जो नारंगी रंग का था और उस पर 4 पीले सितारे थे, इस नए बैज पर सफेद पृष्ठभूमि में 5 चमकते बैंगनी सितारे जड़े थे। ये 5वें दर्जे के लोहार का गरिमामय और सुरुचिपूर्ण प्रतीक था। दूसरे शब्दों में वे 5 सितारे एक ग्रैंड मास्टर ब्लैकस्मिथ का प्रतिनिधित्व करते थे। तांग वुलिन ने सावधानीपूर्वक अपना पुराना बैज बदलकर 5 सितारा बैज पहन लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी सतह को छुई, एक ठंडी हवा उसके शरीर को घेर गई। उसका ध्यान केंद्रित होने लगा। ये बैज उसके पुराने बैज से कम 2 गुना भारी महसूस हो रहा था। 5 सितारा बैज सभी सेंट ब्लैकस्मिथ द्वारा फोर्ज किए जाते हैं। ये वाला मैंने स्वयं फोर्ज किया है और इसमें एक सोल सर्किट जोड़ा है, विशेष रूप से एक फोकस सर्किट। ये तुम्हारे मन को साफ और स्फूर्तिदायक बनाता है। इसे पहनने से तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और फोर्जिंग के समय तुम्हारी एकाग्रता में वृद्धि होगी। मैंने बैज के सितारों को सोल रिफाइन किया है। इस तरह तुम उन्हें जांच सकते हो और ये महसूस कर सकते हो कि सोल रिफाइंड धातु कैसी होती है। मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे विकास में सहायक होगा। धन्यवाद गुरुदेव। तांग वुलिन की निगाहें बैज से हटी नहीं रही थीं। वो उसे विस्मय से निहार रहा था। थोड़ी हिचक के बाद उसने उसे पहन लिया और कपड़ों के नीचे छिपा लिया।
ठंडी हवा उसके पूरे शरीर में फैल गई, उसका मन और अधिक तीक्ष्ण हो गया और उसकी अनुभूति की सीमा 3 मीटर से बढ़कर 5 मीटर हो गई। हालांकि मू चेन ने बैज की विशेषताओं को सरल शब्दों में समझाया था, लेकिन वास्तविकता उससे कहीं अधिक थी। तांग वूलेन के मजबूत मन और बैज के अतिरिक्त प्रभावों ने उसे एक चौंकाने वाली अनुभूति तक पहुंचा दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब स्पिरिट सी क्षेत्र के लोगों के बराबर हो चुकी थी। गुरुदेव ने सिर्फ मेरे लिए ये सब किया है। जब तुम छठे दर्जे पर पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक और सितारा जोड़ दूंगा। मू चेन मुस्कुराया। जी। तांग वूलेन ने भी मुस्कुरा निकाली। फेंग वुयू ने तुम्हारी लोहार कला का आंकलन कैसे किया? तांग वूलेन हिचकिचाया, फिर सिर झुका लिया। ये नहीं जानता था कि क्या उत्तर दे। मू चेन ने आश्चर्य से उसे देखा। क्या वो तुमसे असंतुष्ट थे? तांग वूलेन ने सिर हिलाया। वो असंतुष्ट नहीं है, बस वो हमेशा कहते हैं कि मैं धीमा सीखने वाला और मूर्ख हूं। क्या वो पागल है? मू चेन अनायास बोल पड़ा, फिर तुरंत समझ गया कि उसकी टिप्पणी कितनी अनुचित थी। माफ करना, मेरा उसे अपमानित करने का इरादा नहीं है। मुझे लगता है कि एल्डर फेंग तुम्हें इतना महत्व देते हैं कि उनकी अपेक्षाएं भी उतनी ही ऊंची हैं। चूंकि तुमने मिश्र धातु फोर्ज करने में सफलता पाई है, ये स्पष्ट है कि उनकी शिक्षण पद्धति गलत नहीं है। मू चेन ने अपने अधिक नकारात्मक विचार मन में ही दबा लिए। वो सोचता है कि वूलेन मूर्ख है, तो फिर क्या कोई भी होशियार लोहार नहीं है? रुको, क्या वो मुझे भी अपमानित नहीं कर रहे? इमारत से कदम बाहर निकलते ही तांग वूलेन ने अपने नए बैच के प्रभाव से स्वयं को तरोताजा महसूस किया। वो अब आधिकारिक रूप से 5वें दर्जे का लोहार था। जेड सिल्वर के बारे में सोचते ही उसके होठों के कोनों पर मुस्कान आ गई। ये निश्चित ही बहुत धन के बराबर था। हालांकि फेंग वुयू के निर्देशन में उसने कई मिश्र धातुएं सफलतापूर्वक फोर्ज की थीं, उन्हें अपने पास रखने की अनुमति नहीं मिली थी। बूढ़े व्यक्ति ने सब रख ली थी। ये अनुचित भी नहीं था, क्योंकि अभ्यास के लिए धातु फेंग वुयू ही उपलब्ध कराते थे। इसके अलावा मिश्र धातु फोर्ज करना भी स्पिरिट रिफाइनिंग जैसा ही था। असफलता का मतलब था एक बेकार जीवनहीन धातु। जेड सिल्वर वो पहली मिश्र धातु थी जो तांग वूलेन को अपने पास रखने दिया गया था। जब वो अपने छात्रावास लौटा तब तक सूरज क्षितिज के पार डूब चुका था। वो सीधे भोजनालय नहीं गया, क्योंकि उसे रात में खाना खाने की आदत हो चुकी थी। देर से पहुंचने पर वो तमाशा बनने से बच सकता था, एक कामकाजी छात्र जिसकी भूख का कोई अंत नहीं था। पेड़ों की पत्तियां रात की हल्की हवा में सरसराने लगीं, शाम की ओस की ठंडी सुगंध उसकी नासिका में भर गई। श्रेक एकेडमी अद्भुत थी। अपनी व्यस्त साधना सारणी के बावजूद तांग वूलेन को इस जगह से प्रेम हो गया था। उसे पूरा विश्वास था कि यदि वो इतना व्यस्त ना होता तो यहाँ उसका समय और भी आनंददायक होता। कामकाजी छात्रों का छात्रावास हमेशा की तरह साफ सुथरा था, धूल का एक कण भी नहीं। अपने कमरे में लौटने के बजाय वो यूए जहेंग्यू से मिलने चला गया। तांग वूलेन ने दरवाजा खटखटाया। कोई है? यूए जहेंग्यू ने दरवाजा खोला। बस सिर बाहर निकाल कर देखा, अंदर आ जाओ। फिर बिना कुछ और कहे वो मुड़कर अपनी मेज की ओर चला गया। क्या तुम ज्यादा ठंडे नहीं हो रहे? मैंने तो हमारे पिछले समझौते में बस एक ही चीज बदली थी। अपनी प्रगति के बाद तांग वूलेन ने यूए जहेंग्यू से मिलकर अपना आदेश संशोधित किया और अपनी चौथी सील के लिए आवश्यक स्पिरिट आइटम्स मांगे थे। हालांकि यूए जहेंग्यू पहले ही उन स्पिरिट आइटम्स में से एक हासिल कर चुका था जो तांग वूलेन ने पहले मांगे थे, और वो बहुत क्रोधित हो गया था। इस घटना से उनके बीच दरार पड़ गई थी। आखिरी समय पर शर्तें बदल देना और अपने वचन पर ना टिकना शर्मनाक है, यूए जहेंग्यू ने दांत पीसते हुए कहा। तांग वूलेन ने झेंपते हुए अपनी ठुड्डी खुजाई। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा क्या मैंने तुम्हारे लिए शर्तें आसान नहीं कर दी? पहले 2 स्पिरिट आइटम्स थे, अब 1 है। मैं भी तो बहुत घाटे में हूँ। बकवास। पहले जिन 2 स्पिरिट आइटम्स की तुमने मांग की थी वे दोनों 1000 वर्षीय थे, और अब तुम 2000 वर्षीय चीज चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत देखो, और कह रहे हो कि तुम नुकसान उठा रहे हो। तांग वूलेन ने आह भरी। ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें एक मेटियोरिक आयरन दे देता हूँ और तुम्हें मुझे कुछ भी चुकाना नहीं पड़ेगा। इसे बराबरी समझ लो। यूए झेंग्यू तांग वूलेन के सुझाव से चौंक गया। सच में? ये प्रस्ताव पूरी तरह से उसके पक्ष में था। प्रथम श्रेणी का 1000 परिष्कृत उल्कीय लोहा उसके एक शब्द युद्ध कवच के लिए मिलने वाली बेहतरीन सामग्रियों में से एक था, और वो भी मुफ्त। अपने वचन के अनुसार तांग वूलेन ने अपनी स्टोरेज रिंग से उल्कीय लोहे का एक टुकड़ा निकाला और उसे थमा दिया। यूए झेंग्यू ने उसे तेज नजरों से परखा। धातु पर पड़ती रोशनी की चमक से साफ था कि वो असली है। उसका गला सूख गया और हैरानी और बढ़ गई। और मैं तो सोचता था कि तुम बड़े कंजूस हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने दरिया दिल निकलोगे। ठीक है, जैसा तुमने कहा, हमारे बीच हिसाब बराबर, और अगर भविष्य में तुम कुछ बढ़िया बनाओ तो। वो लगभग अपनी ही जुबान निगल गया जब तांग वूलेन ने अपनी कमीज के बटन खोले और भीतर से सफेद रंग की चीज दिखी। वो चमकता हुआ 5 सितारा बैज था। ये तो। यूए झेंग्यू की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वो झपट पड़ा और तांग वूलेन की कमीज पूरी तरह खोल दी। उसी पल शिए यूए झेंग्यू के कमरे के पास से गुजर रहा था, हाथों में पानी की एक बाल्टी लिए। उसकी नज़र खिड़की की ओर चली गई और भीतर का दृश्य दिख गया। हाँ,
ये तो वुलन है। वो युए झेंग्यू के कमरे में क्या कर रहा है? उसकी जगह से शिए शिए को तांग वुलन की पीठ ही दिख रही थी। फिर वो लगभग चिल्ला ही पड़ा जब उसने देखा कि युए झेंग्यू पागलों की तरह तांग वुलन पर टूट पड़ा और उसकी कमीज फाड़ दी। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि अपना सिर बेहद संदिग्ध जगह तक झुका दिया। ये आखिर कर क्या रहे हैं? फिर उसे बिजली की तरह झटका लगा। ना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तांग वुलिन ने युए झेंग्यू को धक्का देकर दूर किया और खुद को ढकते हुए पीछे हट गया। 5वां दर्जा? तुम 5वें दर्जे के लोहार हो? युए झेंग्यू को यकीन ही नहीं हो रहा था। बैज को छूते ही उसने मौजूद ऊर्जा महसूस की और जान गया कि ये किसी संत लोहार द्वारा गढ़ा गया असली 5वां दर्जा बैज है। पवित्र देवदूत कबीले का वंशज होने के नाते वो इसमें गलत नहीं हो सकता था, खासकर जब उसके परिवार में 7वें दर्जे के कारीगर मौजूद थे। हर पेशे में 5वां दर्जा एक बड़ी सीमा रेखा होता है जो आम लोगों और उच्च वर्ग को अलग करता है। जैसे ही कोई लोहार 5वें दर्जे पर पहुंचता है, उसका रुतबा 100 गुना बढ़ जाता है। उसी स्तर पर वे आत्म परिष्कृत धातुएं गढ़ सकते हैं, जो 2 शब्द युद्ध कवच की नींव होती है। मगर इन सब के सामने युए झेंग्यू के दिमाग में सिर्फ तांग वुलिन की उम्र घूम रही थी। उससे कुछ साल छोटा होते हुए भी तांग वुलिन 5वें दर्जे तक पहुंच गया था। ये तो युए झेंग्यू का दिल जोर से धड़का और अनगिनत विचार एक पल में उमड़ पड़े। वो पक्का मान चुका था कि तांग वुलिन इतिहास का सबसे कम उम्र का 5वें दर्जे का लोहार है। हाँ तो अगर बस यही बात थी तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही तांग वुलिन मुड़ा, उसकी आस्तीन से एक चीज गिर पड़ी। युए झेंग्यू की नजर तुरंत उस पर जा टिकी। ये तो जेड सिल्वर नहीं है। उल्किया लोहा कीमती था, लेकिन जेड सिल्वर एक मिश्र धातु उससे कहीं बढ़कर था। क्या ये आत्ममिश्र धातु है? युए झेंग्यू ने झुककर उठाने की कोशिश की, लेकिन तांग वुलिन उससे पहले ही आगे बढ़ गया और उसे जमीन से उठा लिया। क्या इसे तुमने गढ़ा है? शब्द अनायास युए झेंग्यू के मुंह से निकल पड़े। तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मगर ये बस किस्मत से हो गया। इसे गढ़ने से पहले न जाने कितनी बार मैं असफल रहा। इसकी हार्मनी दर भी ज्यादा नहीं है। कितनी है? युए झेंग्यू ने संदेह से पूछा। मुझे नहीं पता, मेरे शिक्षक ने बस इतना कहा कि ये बहुत ऊंची नहीं है। अगर उस समय मू चैन वहां मौजूद होते तो ये दृश्य देखकर अवाक रह जाते। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका प्रिय शिष्य इतना चालाक पहलू भी रखता है। इसे मुझे दे दो, मैं इसे अपने परिवार के पास भिजवा सकता हूँ, वे इसकी जांच कर लेंगे। हार्मनी दर जानना बहुत जरूरी है, समझे? मैं इसे ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन में भी जान सकता हूँ। युए झेंग्यू ने तनिक भी नहीं हिचकिचाया। अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? तांग वुलिन ने हंसकर कहा। ठीक है। उसने जेड सिल्वर युए झेंग्यू को थमा दिया और हाथ हिलाते हुए चला गया। तांग वुलिन की पीठ को देखते हुए युए झेंग्यू ने मन ही मन संकल्प लिया, अगर वो सच में मिश्र धातु गढ़ सकता है तो चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े, मुझे उससे संबंध बनाना ही होगा। ये सौदा फायदे का है। दरवाजे से बाहर निकलते ही तांग वुलिन के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उसका ये नाटक युए झेंग्यू को चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ अच्छे संबंध बनाने की रणनीति थी। उसे अब भी याद था कि पहली मुलाकात में युए झेंग्यू कितना घमंडी था, एक लड़की का नंबर पाने के लिए पूरी पे दुकान खरीद लेने वाला। पवित्र देवदूत कबीला जरूर अमीर और प्रभावशाली होगा और भविष्य में आत्म वस्तुएं जुटाने में ये बहुत काम आएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग की कुल 18 मोहरें थीं और हर अगली मोहर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। हर एक को तोड़ने के लिए पहले से अधिक महंगी आत्म वस्तुएं चाहिए थी। सौभाग्य से तांग वुलिन ने अपनी तीसरी मोहर बिना कुछ चुकाए तोड़ ली थी। फिर भी इस प्रक्रिया में 10,000 वर्षीय आत्मवस्ती लगी थी। वो किस्मत या दूसरों के मुफ्त उपहारों पर निर्भर नहीं रह सकता था। उसे खुद ही अपनी जरूरतों के लिए तैयारी करनी थी। केवल एक महान लोहार बनकर ही वो खेती, मोहरे तोड़ने और अपनी जान बचाने के लिए आवश्यक सामग्रियां जुटा सकता था। इसी वजह से अनजाने में ही लोहार विद्या उसकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर पहुंच गई थी। हर मोहर टूटने के साथ वो और शक्तिशाली बनता गया, लेकिन गरीबी और ज़रूरी वस्तुएं खरीद ना पाने की कठिनाई के कारण उसे अपनी जान की ज्यादा चिंता होने लगी। गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति जितनी महान थी उतनी ही खतरनाक। अगर वो किसी मोहर को तोड़ने में असफल रहा तो इसका मतलब था मौत। तांग वुलिन अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था कि बाद की मोहरें तोड़ने के लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा। चौथी के लिए ही 2 से 3,000 वर्षीय आत्मवस्तुएं चाहिए थी। शायद 9वीं से पहले 10,000 वर्षीय आत्मवस्तुएं भी जरूरी होंगी। और सबसे बड़ी समस्या थी उन्हें ढूंढना। फिलहाल उसे भविष्य की तैयारी करनी थी। उसी पल उसका पेट जोर से गुर्राया। कल चाहे आसमान टूटकर गिर पड़े, खाना हमेशा सबसे पहले आता है।
शैडोज में छिपा हुआ शिए शिए तांग वुलिन को भोजनालय की ओर जाते हुए देख रहा था। उसका चेहरा अजीब सा बना हुआ था। उसने पीछे मुड़कर युए झेंग्यू के कमरे की ओर देखा, निगला और वहां से भाग गया। रात का खाना खाने के बाद तांग वुलिन सीधे कामकाजी छात्रों के छात्रावास लौट आया। आज के लिए लोहार का काम खत्म हो चुका था और वो रात में अपनी साधना अवधि बढ़ाने वाला था। लेकिन अपने कमरे की ओर जाने के बजाय भीतर कदम रखते ही उसने रास्ता बदला और छात्रावास के पीछे बने उपवन की ओर चल पड़ा। वो एक शांत जगह थी जहां आमतौर पर लोगों की आवाजाही नहीं होती थी। ज्यादातर समय वो वहां अकेला ही रहता था। तांग वुलिन बीच में खड़ा हुआ, जंगल की शांति में डूबते हुए चुपचाप अपनी आत्मशक्ति और रक्तसार को समायोजित कर रहा था। धीरे धीरे उसकी अनुभूति की सीमा फैलने लगी और वो आसपास के पौधों के प्रति पूरी तरह सजग हो गया। वो उनमें से निकलती जीवन ऊर्जा महसूस कर सकता था, उनकी सरल भावनाएं, आनंद, क्रोध, भय, सब कुछ। यद्यपि ब्लू सिल्वर घास पारंपरिक अर्थों में शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उसने उसे पौधों की दुनिया से जोड़ दिया था। उसकी साधना की गति बढ़ने के साथ साथ इस अवस्था में उसकी अनुभूति की सीमा भी बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, 5वें दर्जे का लोहार बनने से उसकी आत्मिक शक्ति भी बढ़ गई थी, इसलिए आज उसकी इंद्रियां असाधारण रूप से तीक्ष्ण थीं। वो पेड़ों की फुसफुसाहट, अपनी नसों में बहते रक्त की गड़गड़ाहट और अपने हृदय की शक्तिशाली लयबद्ध धड़कन तक सुन सकता था, जो जीवन के उस लाल तरल को पूरे शरीर में पंप कर रही थी। तांग वुलिन को इन अनुभूतियों में आनंद आने लगा। उसने धीरे धीरे अपने हाथों को गोलाकार गति में घुमाया। उनके पीछे एक कोमल हवा बहने लगी। हाथों से शुद्ध सफेद प्रकाश फूट पड़ा। ये मिस्टीरियस हेवन मेथड की आत्मशक्ति थी और हाथों की गति के साथ उसी सफेद प्रकाश के वृत्त बनने लगे और कंट्रोलिंग क्रेन, कैप्चरिंग ड्रैगन सक्रिय हो गया। तांग वुलिन के चारों ओर एक सुनहरी आत्मा वलय प्रकट हुआ, जो उसे अपनी चमक में नहला रहा था। उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय की और वलय की रोशनी और भी तेज हो गई, उसकी पूरी देह को दीप्तिमान प्रकाश में लपेटते हुए। उसकी आभा विस्फोटक रूप से फैल गई। रक्तसार उसके पूरे शरीर में उमड़ पड़ा, उसे अपार शक्ति से भरते हुए। फिर उसके हाथों की गति धीमी हो गई और उसके रक्तसार का प्रवाह उलट गया। उसने एक हाथ अपनी ओर खींचा, फिर दोनों हाथों को एक विचित्र मार्ग पर चलाने लगा। जैसे जैसे वो ऐसा करता गया, उसका रक्तसार और अधिक शक्तिशाली होता गया और उसके चारों ओर की सुनहरी रोशनी और भी उज्जवल हो गई। जंगल की नीरवता को चीरता हुआ एक मध्यम ड्रैगन गर्जन गूंज उठा। वो तांग वुलिन के मुंह से नहीं निकली थी, बल्कि उसके रक्तसार से प्रतिध्वनित हो रही थी। भले ही वो गर्जन बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें निहित दमनकारी शक्ति स्पष्ट थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई सुप्त ड्रैगन जाग रहा हो। तांग वुलिन के हाथ और भी धीरे धीरे चलने लगे और ड्रैगन की गर्जना भी क्षीण होती चली गई। 10 मिनट बाद वो गर्जना पूरी तरह शांत हो गई और उसका रक्तसार सामान्य अवस्था में लौट आया। उसने एक लंबी सांस ली और सिर हिला दिया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। जब से जुओ शी ने उसे ड्रैगन शॉक्स द हेवेंस सिखाया था, तांग वुलिन हर दिन रात के खाने के बाद इसका अभ्यास कर रहा था। उसने तय किया था कि उस समय उसका रक्तसार सबसे अधिक प्रबल होता है। फिर भी वो अब तक जुओ शी की गतियों की नकल एक बार भी पूरी तरह सफलतापूर्वक नहीं कर पाया था। रक्तसार को नियंत्रित करना तांग वुलिन के लिए बेहद कठिन था। अभ्यास के दौरान उसकी धड़कन तेज हो जाती और उसका रक्तसार उसकी मेरिडियन नाड़ियों में बाढ़ की तरह दौड़ने लगता, उन्हें भर देता और उसके शरीर पर जोर डालता। अब तक की सारी प्रगति के बावजूद वो केवल 1/3 मार्ग तक ही रक्तसार का संचलन कर पाता था। फिर भी हर बार उसे महसूस होता कि उसका रक्तसार और अधिक सघन हो रहा है, उसकी मेरिडियन मांसपेशियों और आंतरिक अंगों को मजबूत बना रहा है। उसे पूरा विश्वास था कि इससे भविष्य में गोल्डन ड्रैगन किंग की मुहरों को तोड़ने में सहायता मिलेगी। दुर्भाग्यवश इसका एकमात्र दुष्प्रभाव ये था कि उसकी भूख और भी बढ़ गई थी। तभी तांग वुलिन को एहसास हुआ कि उसे फेंग वुयू का कितना आभारी होना चाहिए। अगर वो उस सनकी बूढ़े से न मिला होता तो वो आज भी हर दिन अपना पेट भरने के तरीकों पर सिर खपा रहा होता। ये समस्या हल हो जाने के बाद वो पूरे मन से साधना और लोहारगिरी में डूब सका था। रक्तसार शांत होने के बाद तांग वुलिन बैठ गया और मिस्टीरियस हेवन मेथड का अभ्यास करने लगा। जंगल में साधना करने से आधे प्रयास में दुगना लाभ मिलता था। उसी समय छात्रावास में शेशिए बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। अंततः उसने मन पक्का किया और कमरे को बांटने वाले पर्दे के पास जाकर कहा, गु युए जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गु युए आमतौर पर दोपहर में बाहर रहती थी, कभी युद्ध कवच डिजाइन बनाने तो कभी न जाने कहाँ गायब हो जाती। लेकिन अब शाम हो चुकी थी और वो थोड़ी देर पहले ही लौटी थी।
गु युए ने संदेह से उत्तर दिया, फिर भी उठकर शे शिए के पास आ गई। क्या मैं भी सुन सकती हूँ? शू शियायान ने पूछा। बिल्कुल नहीं, शे शिए ने दृढ़ता से कहा। शू शियायान ने जीभ चटकाई। इतने रहस्यमयी क्यों बन रहे हो? मैं कैप्टन को बता दूंगी। शे शिए गु युए को लेकर कमरे से बाहर निकला। इधर उधर देखने के बाद वो उसे एक शांत जगह की ओर ले गया। उसके चेहरे पर झलक रही घबराहट ने गु युए की जिज्ञासा बढ़ा दी। इतनी गंभीरता से बुलाया है, आखिर कहना क्या चाहता है? जल्द ही वो एक एकांत स्थान पर पहुंच गए। गु युए ने कहा, सो बात क्या है? जो मैं कहने वाला हूं उसे सुनो और गुस्सा मत होना, शे शिए ने चिंतित स्वर में कहा। गु युए भौहें सिकोड़कर बोली, सीधे बोलो, मुझे किस बात पर गुस्सा आना चाहिए? असल में बात यह है, कहते कहते उसने उसकी संदेह भरी आंखों में देखा और अचानक हिम्मत हार गया। छोड़ो, रहने दो, चलो वापस चलते हैं। वो मुड़कर जाने लगा, लेकिन गु युए ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसे टालमटोल मत करो, अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो, तुम आदमी हो या बस चहचहाने वाले पक्षी? शे शिए के मुंह का कोना भड़क गया। फिर उसने निगलते हुए कहा, ठीक है, सुनो, मैं पूरे दिन यही सोचता रहा कि बताऊं या नहीं। हम अभी छोटे हैं, हमारे आगे बहुत कुछ है। तुम कहना क्या चाहते हो? गु युए पूरी तरह भ्रमित थी। शे शिए ने साहस जुटाया, सीना फुलाया, तभी उसने किसी को छात्रावास में प्रवेश करते देखा। युआन ने ये हुई हमेशा की तरह पुरुषों की वर्दी में वहां से गुजरी। उसने शे शिए और गु युए को देखा और शे शिए ने भी उसे देखा। वो हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। अब तो बोलो, गु युए अधीर होकर चिल्लाई। श्श, थोड़ी देर में बताता हूँ। शे शिए ने इशारा किया कि युआन ने ये हुई मौजूद है। गु युए ने उसे देखा और सिर हिलाकर अभिवादन किया। युआन ने ये हुई ने ठंडे भाव से सिर हिलाया और बड़े कदमों से आगे बढ़ गई। शे शिए ने दीर्घ सांस ली और धीमे स्वर में बोला, वुलिन और युए जंगयू के बीच अनुचित संबंध है। काफी दूर युआन ने ये हुई अपने कमरे में जाने ही वाली थी। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पर पड़ा, उसका कान हल्का सा फड़का और वो अचानक स्थिर हो गई। गु युए स्तब्ध रह गई। अनुचित संबंध से तुम्हारा क्या मतलब है? शे शिए ने आवाज और नीची कर ली। क्या सचमुच समझाना पड़ेगा? जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैप्टन ऐसा होगा, लेकिन वो अभी छोटा है, हम उसे सही रास्ते पर वापस ला सकते हैं। अगर मुझे गलत नहीं लग रहा तो तुम उसे पसंद करती हो ना? हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। अगर सुधार नहीं पाए तो कैप्टन। गु युए एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। नहीं नहीं, उसने कभी ऐसे संकेत नहीं दिए, ये असंभव है। कहीं तुम कल्पना तो नहीं कर रहे? शे शिए ने दर्द भरी शक्ल बनाई। मैंने आज कैप्टन को युए जंगयू के कमरे में देखा था। युए जंगयू ने उसके कपड़े खींचे और ऐसा लग रहा था कि वो उसके पेट के पास कुछ कर रहा है। मैंने इससे आगे कुछ नहीं देखा, लेकिन गु युए का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। बिना कुछ कहे वो हवा की तरह भाग पड़ी, सीधे उस उपवन की ओर। हाँ, मैंने उसे देखा था। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। शे शिए, जो तुमने किया उसके लिए मुझे सच में तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए बाहर चलें और तुम मुझे सब कुछ समझाओ। हम अच्छे भाई हैं, है ना? हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तांग वुलिन की बातें सुनकर शे शिए ने राहत की सांस ली। वो झट से बिस्तर से उठा और तांग वुलिन के पीछे बाहर चल पड़ा। कमरे को बांटने वाले पर्दे के ठीक बाहर शू शियाओयान उलझन में दरवाजे को देख रही थी। आज क्या हो गया है? सब लोग इतने अजीब क्यों बर्ताव कर रहे हैं? दरवाजा बंद करने के बाद तांग वुलिन शे शिए को साथ लेकर एक सुनसान जगह की ओर बढ़ा। चलते हुए शे शिए बोला, कैप्टन, अच्छा है कि हम इस बात को खुलकर सुलझा रहे हैं। हमारी उम्र में आसानी से गलतफहमियां हो जाती हैं, और युए जंगयू भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। अगर वो न होता तो क्या युआनन और मेरे बीच ये गलतफहमी होती? खैर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी उस तरह की पसंद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अब भी लड़कियां ही सबसे अच्छी लगती हैं। तो बताओ, तुम मुझे क्या कहना चाहते थे? हाँ बिल्कुल, तांग वुलिन ने जवाब दिया। बात तो सही है। जल्द ही वे एक मोड़ मुड़े और उस जंगल में पहुंच गए जो कामकाजी छात्रावासों के छात्रावास और स्पिरिट आइस प्लाजा के बीच स्थित था। शे शिए बेफिक्री से मुस्कुराता हुआ तांग वुलिन के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तुमने तो मुझे सच में डरा दिया था। वैसे आज तुम्हारे और युए जंगयू के बीच क्या हुआ? मैं काम से भागते हुए तुम दोनों की एक झलक देख पाया था, वरना अब तक मुझे कुछ पता नहीं चलता। तांग वुलिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी। क्या कैप्टन, तुम क्या कर रहे हो? शे शिए की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वो लड़खड़ाकर पीछे हट गया। डर और शक उसके दिल में घर करने लगे। अरे, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे सब समझाओगे। तांग वुलिन ने उंगलियां चटकाईं। समझाऊं तुम्हारा? नहीं कैप्टन, प्लीज रहम करो। दर्द भरी चीखें रात की शांति को चीरती हुई गूंज उठी। छात्रावास में वापस गु युए अपने कमरे में आई और बिस्तर पर ढेर हो गई। उसका चेहरा अब भी लाल था, जिसे उसने कंबल में छुपा लिया। बड़ी बहन गु युए, तुम आखिरकार निपट गई? तुम सब क्या छुपा रहे हो? शू शियाओयान ने मुंह फुलाते हुए पूछा। मैंने तो सोचा था हम दोस्त हैं। गु युए ने उसकी ओर देखा।
अगर तुम्हें नहीं पता तो शायद यही बेहतर है। शेशिए कहाँ है? कैप्टन वापस आया और उसे बाहर बात करने ले गया। उसने कहा कि वो किसी गलतफहमी को साफ करना चाहता है। आखिर बात क्या है? शू शियाओयान ने जिज्ञासा से पूछा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद गुयुए शू शियाओयान के पास गई और उसके कान में फुसफुसाई। जैसे जैसे वो सुनती गई, शू शियाओयान की आंखें फैलती चली गईं, मानो बाहर निकल आएंगी। नहीं नहीं, शेशिए तो बकवास कर रहा है। मुझे यकीन है कि वो अभी बहुत बुरी हालत में होगा। गुयुए ने सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ बुरी हालत में नहीं, वो शायद जिंदा होने पर ही पछता रहा होगा। आधे घंटे बाद तांगवुलिन शेशिए को कंधे पर लादे हुए अंदर आया। उसने उसे उसके बिस्तर पर फेंका, ठंडी सांस ली और अपने बिस्तर पर चढ़ गया। पर्दे के उस पार सन्नाटा छा गया। शेशिए दर्द से कराहता हुआ अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसके शरीर पर कोई साफ चोट या नीला निशान नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके झटके खाते अंग उसके कष्ट को साफ बयान कर रहे थे। तभी अचानक गुयुए की आवाज गूंजी। शेशिए, क्या तुम्हें मुझे भी कुछ समझाना नहीं है? गुयुए की आवाज में जमी बर्फ ने शेशिए की आंखें फैला दी। उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा और उसके दिल में दहशत बैठ गई। बाकी रात खामोशी में बीती। आमतौर पर सुनाई देने वाली झींगुरों की आवाज गायब थी। उसकी जगह मुट्ठी के मांस से टकराने की धीमी धीमी आवाज गूंजती रही, एक अजीब सी लय में जो देर रात तक चलती रही। अगली सुबह जल्दी गुयुए छात्रावास लौटी, ठीक उसी समय जब तांगवुलिन और शू शियाओयान अपनी पर्पल डीमन आइज का अभ्यास पूरा कर रहे थे। वो पूरी तरह तरोताज़ा और तनाव मुक्त लग रही थी। वो दोनों के पास आई। वुलिन, मैंने शियाओयान के लिए स्पिरिट पैगोडा में कुछ पूछताछ की है और पता चला है कि श्रेक अकेडमी के छात्रों को स्पिरिट सोल सिर्फ खरीद कर नहीं मिलते, यहाँ तक कि उच्च गुणवत्ता वाले स्पिरिट सोल पाने का भी एक तरीका है। शियाओयान की स्थिति को देखते हुए उसे हर हाल में 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल चाहिए, लेकिन ऐसा स्पिरिट सोल बेहद महंगा होता है और ये भी तय नहीं कि वो उसके लिए उपयुक्त होगा। स्पिरिट पैगोडा में स्पिरिट सोल पाने का एक और तरीका है, लेकिन वो सिर्फ पैसे जुटाने से कहीं ज्यादा कठिन है। ओह, वो तरीका क्या है? तांगवुलिन ने पूछा। वहीं शू शियाओयान दोनों को अजीब नजरों से देख रही थी। जिस तरह वे ऐसे बर्ताव कर रही थे मानो पिछली रात दर्द की कोई आवाज ना आई हो, उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी। टावर अटैक, गुयुए ने जवाब दिया। स्पिरिट पैगोडा ने ऐसा प्रबंध किया है कि टावर अटैक के जरिए 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल हासिल किया जा सकता है। उन्होंने 108 मंजिलों वाला स्पिरिट सोल टावर बनाया है और हर मंजिल पर अलग अलग रक्षा तंत्र हैं। अगर हम किसी मंजिल को पार कर लेते हैं तो हमें उस मंजिल पर मौजूद स्पिरिट सोल को 50% छूट पर खरीदने का मौका मिलता है। टावर अटैक में सिर्फ 2 तरह के लोग भाग ले सकते हैं, स्पिरिट पैगोडा के सदस्य या फिर वे प्रतिभाशाली लोग जिन्हें स्पिरिट पैगोडा की स्वीकृति मिली हो। मैं शियाओयान को स्वीकृति दिलाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद टावर साफ करने में उसकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अलग अलग सोल मास्टर्स को अलग अलग तरह के सोल चाहिए होते हैं और सपोर्ट टाइप सोल मास्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए स्पिरिट पैगोडा ने टावर अटैक को अधिकतम 7 लोगों की टीम में करने की अनुमति दी है। इसलिए कठिनाई भी 7 लोगों की टीम के हिसाब से तय की गई है। पहली 18 मंजिलों में 1000 वर्षीय स्पिरिट सोल हैं, लेकिन हर मंजिल के साथ उनकी ताकत बढ़ती जाती है। 18वीं से 36वीं मंजिल तक हर मंजिल पर 10,000 वर्षीय स्पिरिट सोल हैं। 36वीं मंजिल के बाद 100,000 वर्षीय स्पिरिट सोल मिलते हैं और आखिरी 9 मंजिलों में तो कहा जाता है कि अब तक के सबसे शक्तिशाली सोल बीस्ट्स के स्पिरिट सोल हैं। स्पिरिट पैगोडा सिर्फ 30 साल या उससे कम उम्र के सोल मास्टर्स को ही टावर अटैक की अनुमति देता है, इसलिए मेरे जैसे सदस्य भी 30 की उम्र पार करने के बाद टावर में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद हमें स्पिरिट सोल खरीदने ही पड़ते हैं। मैंने सुना है कि श्रेक अकेडमी में भी स्पिरिट सोल देने का एक तरीका है, लेकिन वो सुविधा सिर्फ इनर कोर्ट के लिए है। इस समय हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प ये है कि शियाओयान की मदद के लिए लोगों को इकट्ठा करें और टावर को साफ करें। ये हमारे लिए भी एक सीखने का अनुभव होगा। तुम्हारा क्या कहना है? कोई समस्या नहीं, तांगवुलिन ने तुरंत जवाब दिया। उफ, इतनी शानदार चीज के बारे में मुझे अब तक क्यों नहीं पता था? कमरे के एक कोने से कराहने वाली आवाज आई और एक व्यक्ति आगे बढ़ा। वो शेशिए था, लेकिन उसका चेहरा इतना सूजा और खून से लथपथ था कि बाकी लोग अगर उसे सालों से न जानते तो पहचानना मुश्किल था। तांगवुलिन ने उसे पीटते समय चेहरे से बचकर कुछ रहम किया था, लेकिन गुयुए ने जरा भी दया नहीं की थी। गुयुए ने शेशिए की ओर देखा। मुझे भी यहाँ आने के बाद ही पता चला, टावर अटैक सिर्फ स्पिरिट पैगोडा के मुख्यालय में उपलब्ध है और पूरे महाद्वीप पर कहीं और ऐसा कोई टावर नहीं है। यहाँ तक कि स्पिरिट पैगोडा के कर्मचारियों को भी प्रवेश से पहले सख्त जांच से गुजरना पड़ता है। तांगवुलिन ने शू शियाओयान की ओर देखा। तो तय हो रहा, तुम कब जाना चाहती हो? जांच में कई दिन लगेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा अगला अवकाश का दिन ठीक रहेगा, गुयुए ने बीच में कहा। हमें अभी तैयारी करनी होगी और 3 और लोगों को ढूंढना होगा। अगर हम टावर में जितना ऊपर जा सके उतना जाना चाहते हैं तो पूरी 7 लोगों की टीम चाहिए। वुलिन, बाकी सदस्यों को ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। मुझे यकीन है कि तुम सबसे अच्छे लोगों को चुनोगे। ठीक है, मैं सोचूंगा कि किसे बुलाया जाए। क्या साथियों के लिए कोई खास शर्त है? हाँ, टीम के सभी सदस्यों की उम्र में 3 साल के अंतर के भीतर होनी चाहिए।
तांग वुलिन ने भौं से कोड़ी। उसके दिमाग में सबसे पहले वू जांगकोंग का ख्याल आया। उसे यकीन था कि उनके शिक्षक की उम्र अभी 30 नहीं हुई थी। अगर उन्हें साथ ले जा पाते तो पहली 18 मंजिलें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन साफ था कि स्पिरिट पैगोडा ने ऐसी संभावनाओं को पहले ही भांप लिया था और नियम इसी वजह से बनाए गए थे। तो हम सिर्फ अपने ग्रेड या दूसरे ग्रेड के लोगों को ही बुला सकते हैं। युआन एन येहुई कैसी रहेगी? सूजे हुए चेहरे के साथ शेशिए बुदबुदाया। तांग वुलिन ने उसकी ओर देखा। वो एक अच्छी पसंद हो सकती है, लेकिन हमारे रिश्ते इस समय इतने तनावपूर्ण हैं, क्या वो आने के लिए राजी होगी? हालांकि युआन एन येहुई के पास केवल 3 सोल रिंग थीं, फिर भी वो किसी से कम नहीं थी। वास्तव में उसकी 2 महान मार्शल सोल्स को देखते हुए उसकी ताकत 4 रिंग वाले वूसी दुओ से भी अधिक होने की पूरी संभावना थी। मुझे इस पर पहले थोड़ा सोचने दो। अगर हम अपनी कक्षा से किसी को चुने तो वूसी दुओ, लुओ गुईशिंग, शू यू चेंग और यांग नियानशा, ये चारों उपयुक्त हैं। लेकिन अगर हम दूसरी कक्षा से किसी को लें तो विकल्प सिर्फ युआन एन येहुई और युए झेंग्यू तक सीमित रह जाते हैं। ये आयोजन एक दुर्लभ अवसर था जिसमें ढेरों नए अनुभव मिलने वाले थे। ये पहले से तय था कि मूल कक्षा 0 के चारों साथी साथ जाएंगे, लेकिन टीम के बाकी 3 स्थानों के लिए तांग वुलिन को 6 लोगों में से चुनना था। कुछ और देर तक सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि उसने अभी उस विचार को जुबान पर नहीं लाया। कैप्टन, शू शायान ने धीरे से कहा, असल में मैं अपनी कक्षा के लोगों से मदद मांगना नहीं चाहती। तांग वुलिन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्यों? हमारी कक्षा में हर कोई एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है और शैक्षणिक वर्ष के अंत में कक्षा के 10% छात्रों को निकाल दिया जाएगा। मैं अपनी प्राप्त की गई स्पिरिट सोल या अपने स्टार वी लाई स्टाफ को इतनी जल्दी उजागर नहीं करना चाहती। इसके अलावा हम टावर अटैक कभी भी कर सकते हैं। सत्र के अंत से पहले मैं खुद को किसी नुकसानदेह स्थिति में नहीं डालना चाहती। एक पर एक मुकाबलों में अपनी कमजोरी के कारण शू शायान को खास तौर पर सतर्क रहना पड़ता था और अपनी कई चालें छिपा कर रखनी पड़ती थी। तांग वुलिन ने सिर हिलाया। ये बात सही है। तो अब हमारे पास सिर्फ युआन एन येहुई और युए झेंग्यू ही बचते हैं, लेकिन अभी भी एक व्यक्ति की कमी है। कोई बात नहीं, मेरे दिमाग में कोई है। अगर वो आने को तैयार हो गया तो वो हमारी टीम के लिए एक बड़ा सहारा होगा। कौन? शू शायान ने जिज्ञासा से पूछा। आसपास किसी की चुगली से बचते हुए तांग वुलिन ने अपने साथियों के कान में एक नाम फुसफुसाया। नाम सुनते ही शू शायान की आंखें चमक उठी और गु युए तथा शिए शिए ने भी सहमति में इशारा किया। ठीक है, अब मैं जाकर युआन एन येहुई और युए झेंग्यू से बात करता हूँ। ठीक है। तांग वुलिन ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से युए झेंग्यू की आवाज़ आई। मैं हूँ। युए झेंग्यू ने दरवाज़ा खोला। वो अभी भी पायजामा पहने हुए था और उसकी आंखों में नींद झलक रही थी। उसने जम्हाई दबाई। इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्या चाहिए? तुमसे एक बात करनी थी। ठीक है, अंदर आओ। युए झेंग्यू उसे अंदर ले गया। उसके आज के व्यवहार और कल के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। तो मूल्यांकन कैसा रहा? युए झेंग्यू ने आंखें घुमाई। तुम मुझे कितना लालची समझते हो? तांग वुलिन हंस पड़ा। क्या हुआ? तुम पवित्र देवदूत कुल के वंशज हो। क्या मुझे डरना चाहिए कि तुम एक गरीब से मुझसे चोरी कर लोगे? युए झेंग्यू की हंसी चाकू जैसी तीखी थी। अब समझ आया। वुलिन, हमें अच्छे भाई नहीं बनना चाहिए। ये कहते हुए उसने तांग वुलिन के कंधे पर हाथ डालने की कोशिश की। तांग वुलिन एक ही प्रवाह में साइड में खिसक गया और उस शारीरिक संपर्क से बच गया। कल अपने 5वें दर्जे के ब्लैकस्मिथ की पहचान उजागर करने की उसकी योजना सफल तो हुई थी, लेकिन शिए शिए की गलतफहमी ने सब गड़बड़ कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि कोई नई गलतफहमी पैदा हो। उसकी प्रतिष्ठा और झटके सह नहीं सकती थी। अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो, मुझे टटोलने की जरूरत नहीं, तांग वुलिन ने घूरते हुए कहा। एक कदम पीछे हटते हुए उसने कहा, ठीक है, बात यह है कि मैंने तुम्हारे येड सिल्वर की जांच करवाई है। उसकी हार्मनी रेट बहुत ऊंची है, 91%। क्या वाकई इसे तुमने फौज किया है? तांग वुलिन ने सिर हिलाया। बिल्कुल। तो क्या तुम इसी गुणवत्ता के और धातु फौज कर सकते हो? मुझे कैसे पता होगा? हार्मनी रेट उस दिन के मेरे मूड, धातु की गुणवत्ता और कई छोटे छोटे कारकों पर निर्भर करती है। क्या तुम्हें पता है कि स्पिरिट एलॉय फौज करना कितना मुश्किल होता है? युए झेंग्यू ने गहरी हंसी हंसी। हाँ, बिल्कुल। तब तो अच्छा है। मैं तुमसे येड सिल्वर की एक बड़ी खेप ऑर्डर करना चाहता हूँ, लेकिन हर टुकड़े की हार्मनी रेट कम से कम 90% होनी चाहिए। शुरुआती कीमत तुम तय कर सकते हो, योगदान अंक हो या स्पिरिट आइटम, जो चाहो। कैसा रहेगा? मैं कीमत तय करूं? तांग वुलिन ने आंखें फैलाकर देखा। हाँ, मुझे इस पर सोचना होगा, और अगर मैं मान भी गया तो सफलता की गारंटी नहीं दे सकता। 90% से ऊपर की हार्मनी रेट पाना बेहद मुश्किल है, और मेरे पास कच्चा माल खरीदने के लिए इतना पैसा भी नहीं है। कच्चा माल मैं दूंगा, युए झेंग्यू ने अपनी अमीरी दिखाते हुए कहा।
दूसरे दिन जो तुमने स्पिरिट आइटम मांगा था उसके बदले मैं ये येड सिल्वर ले लूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें 1,000 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला हैवी सिल्वर और मैजिक सिल्वर दूंगा ताकि तुम उन्हें येड सिल्वर में फौज कर सको। लेकिन तुम्हें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे जिसके अनुसार 90% से ऊपर की हार्मनी रेट वाले सभी टुकड़े मुझे बेचे जाएंगे। कीमत बाद में तय करेंगे। क्या कहते हो? मामला इतना सीधा नहीं है। फिलहाल मैं ये येड सिल्वर तुम्हें दे देता हूँ और भविष्य के येड सिल्वर की कीमत बाद में तय करेंगे। हालांकि वो येड सिल्वर काफी मूल्यवान था, लेकिन वो केवल 1000 रिफाइंड था। अगर वो स्पिरिट रिफाइंड होता तो उसकी कीमत आसमान चूम लेती। फिर भी उसकी कीमत उस उल्किए लोहे के बराबर थी जिसे वो पहले युए झेंग्यू को बेच चुका था, यानी कम से कम 2000 वर्षीय स्पिरिट आइटम के बराबर। ठीक है, हैवी सिल्वर और मैजिक सिल्वर 3 दिनों के भीतर तुम्हें मिल जाएंगे, युए झेंग्यू ने बिना हिचक के कहा। युए झेंग्यू को ये पता था कि उसने पिछले ही दिन अपने परिवार के बटलर से उस येड सिल्वर की जांच करवा ली थी। जब नतीजा 91% हार्मनी रेट निकला तो बटलर की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके कुल का सेंट ब्लैकस्मिथ भी इतनी ऊंची गुणवत्ता का एलॉय नहीं बना सकता था। इसके अलावा कुल का सेंट ब्लैकस्मिथ युवा पीढ़ी के लिए फौज करने की जहमत भी नहीं उठाता था। होली एंजल कुल के नियम बहुत सख्त थे। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बिना कुल की ओर से बहुत सीमित सहायता ही मिलती थी। सभी बच्चों को अपने बल पर आगे बढ़ना पड़ता था। इन्हीं नियमों के कारण युए झेंग्यू ने बचपन से ही हर संसाधन का पूरा फायदा उठाना सीख लिया था। वो येड सिल्वर में इसलिए रुचि रख रहा था क्योंकि वो उसके मार्शल सोल के साथ बेहद संगत था। येड सिल्वर तात्विक और शारीरिक गुणों को बढ़ाता है और ये दोनों ही होली एंजल मार्शल सोल के लिए बेहद जरूरी हैं। भले ही ये शीर्ष स्तरीय धातु नहीं है, लेकिन 2 शब्दीय युद्ध कवच बनाने के लिए ये आदर्श सामग्री है, बशर्ते वो स्पिरिट रिफाइंड हो। अलॉय की हार्मनी रेट बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि 60% से ऊपर हर 5% पर एक अतिरिक्त रीफॉजिंग का मौका मिलता है। ये सर्वविदित है कि सही अनुपात होने पर जितनी ज्यादा धातुएं किसी अलॉय में होंगी वो उतना ही शक्तिशाली होगा। 91% हार्मनी रेट वाला अलॉय 6 बार रीफॉज करने का मौका देता है। आगे की रीफॉजिंग सफल होगी या नहीं ये किस्मत की बात है, लेकिन 6 प्रयास मिलना ही उसे अमूल्य बनाता है। 60% हार्मनी रेट वाला येड सिल्वर उस स्पिरिट आइटम की कीमत के आसपास भी नहीं था जो तांग वो लिन चाहता था, लेकिन 91% हार्मनी रेट वाला उसका येड सिल्वर भले ही 1000 रिफाइंड ही क्यों ना हो, युए झेंग्यू की पेशकश के लायक एक अनमोल खजाना था। जहां तांग वो लिन अपनी योजनाएं बना रहा था, वहीं युए झेंग्यू भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा था। मामला तय हो जाने के बाद तांग वो लिन मुस्कुराया और बोला, झेंग्यू, मुझे एक और मदद चाहिए। अगर तुम मान गए तो मैं तुम्हें उल्किए लोहे का दूसरा टुकड़ा दे दूंगा। भले ही वो कंजूस था, लेकिन अपने अच्छे ग्राहकों को संभालना वो जानता था। क्या मदद? युए झेंग्यू ने पूछा। क्या तुम स्पिरिट पगोड़ा के स्पिरिट सोल टावर से परिचित हो? बिल्कुल। क्या तुम टावर अटैक करने वाले हो? लेकिन तुम्हारी सारी सोल रिंग्स तो पहले से ही 1000 वर्षीय है। युए झेंग्यू ने हैरानी से पूछा। मेरे लिए नहीं, मेरी दोस्त के लिए। उसका नाम शू शायान है। वो तीसरी रिंग के लिए तैयार है, लेकिन उसे एक और स्पिरिट सोल चाहिए। तुम मजबूत हो, क्या तुम हमारी मदद करोगे? कोई दिक्कत नहीं, युए झेंग्यू खुशी से बोला। मैं भी कुछ व्यायाम करना चाहता था। तांग वो लिन हंस पड़ा। लक्ष्य हासिल कर लेने के बाद उसने वादा किया हुआ उल्किए लोहे का टुकड़ा युए झेंग्यू की ओर उछाल दिया। मैंने भुगतान कर दिया है, अब स्पिरिट आइटम तैयार रखना। और येड सिल्वर के मामले में पहले मुझे कोशिश करने दो। अगर मैं फिर से उस स्तर का बना पाया तब कीमत तय करेंगे। युए झेंग्यू मजबूत था। भले ही वो युवा नैन येहुई जितना मजबूत नहीं था, लेकिन बहुत पीछे भी नहीं था। होली एंजल मार्शल सोल में उच्च आक्रमण, समर्थन और नियंत्रण तीनों का घातक मेल था। फॉलन एंजल आक्रमण और नियंत्रण में कमजोर नहीं था, लेकिन वो अधिकांश सोल मास्टर्स को समर्थन नहीं दे सकता था। युए झेंग्यू के कमरे से निकलने के बाद तांग वो लिन ने युआ नैन येहुई के कक्ष की ओर देखा। क्षणिक झिझक के बाद उसने उसे अभी परेशान न करने का निर्णय लिया। वैसे भी व्यस्त छात्र जीवन के कारण वे हर सुबह मिलते ही थे और एक ही इमारत में कक्षाएं लगती थी। बाद में बात करने का अभी भी समय था।